my dear class 9th के students, welcome to your favorite channel of Guru Nanak Academy and Passion Tutorials। मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर एक बहुत ही अहम वीडियो लेक्चर है और वो सभी स्टूडेंट्स जो लगातार मेरे 9th क्लास के वीडियोस देख रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि अब इस समय अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो है हमारी बायोलॉजी की बहुत पहली इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बायो की जो पहली यूनिट है सेल, उसमें मैं अब तक आपको 2 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं और आज का वीडियो लेक्चर तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं उन्हीं बातों को कंटिन्यू करूंगा जो मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते करी थी। अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या उससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी आपको है सजेशन कि आप एक बार उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आज के वीडियो लेक्चर में कही जाने वाली बातें, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए समझाए जाने वाली बातें आपको समझ आ सके। So before you proceed, you must watch the previously uploaded lectures in the description. Link is already given. तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बात करने जा रहा है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब एक बच्चा बहुत फट से बोल पड़ा, भाई यूकैरियोटिक सेल क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। हम पहले भी ये चीज स्टडी कर चुके हैं कि बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड में जितने भी सेल्स हमारे आसपास मौजूद हैं उन सभी सेल्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। Those cells which are well developed, those cells which have a well defined structure, and those cells which are very good in shape and size and perform a specific function। very good in shape and size का मतलब ये नहीं कि डायनासोर जितने बड़े हो जाएंगे, मतलब उनका अच्छा खासा साइज होता है, माइक्रोस्कोप में देखें तो अच्छे से आसानी से वो हमें दिखाई देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कामकाज के लिए, उनके फंक्शन के लिए उनके पास एक प्रॉपर मशीनरी फ्रेमवर्क होता है, यानी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स, वन व्हिच इज कॉल्ड एज primitive type of cell यानी कि पुराना सेल, one which is called as advanced type of cell यानी a better version of a cell। So those cells which have a well defined nucleus present in them and a well developed membrane called as cell membrane, and apart from that well defined मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी 2 सेल जिनके पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि किसी भी सेल के अंदर उसके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी सेल के अंदर उसके अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसके पास कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हम इंसानों के शरीर में, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। डाइजेशन एक फंक्शन है, रेस्पिरेशन एक फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन एक फंक्शन है, रिप्रोडक्शन एक फंक्शन है, सर्कुलेशन एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी में एक सेल के द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग सेल्स के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं। लेकिन वो सेल भी तो अपना काम करने के लिए किसी की मदद ले रहे होंगे। जब मैं या आप या हम हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारे पास है, उन ऑर्गन्स के टिश्यूज हमारे पास है और टिश्यूज में सेल्स हमारे पास है। ठीक उसी प्रकार हर सेल के पास उसका काम करने के लिए भी उसके पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। एक बच्चा कहता है वाह, एक तो सेल हमारा काम करे ऊपर से सेल का भी कोई काम करे। जी हाँ, सेल आपकी बॉडी में इसलिए अच्छे से काम कर पाता है क्योंकि सेल की बॉडी में उसके कंपोनेंट्स उसके लिए काम कर पाते हैं। सो दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अ सेल, or we can say those components which are present inside the cell which help in carrying out various activities of the cell. Activities like protein synthesis, activities like transportation, activities like reproduction, activities like absorption of nutrients, activities like circulation, or many other activities which are required to be taken place inside the structure of cell। उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए सेल के पास जो स्ट्रक्चर होते हैं या सेल के पास जो चीजें होती हैं या सेल के पास जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। यानी अगर आपको कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल ऑर्गेनल्स, तो बहुत सिंपल सा आंसर है, सेल ऑर्गेनल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which are present inside the cell
These structures are membrane bound structures. Membrane bound का मतलब होता है कि इनके ऊपर एक परत होती है जो इनकी सुरक्षा कर रही होती है. And these structures have some specific function to be performed inside the structure of cell. Some cell organelles are responsible for synthesis of protein. Some cell organelles are responsible for energy creation. Energy बनाने में काम करते हैं. Some cell organelles are responsible for maintaining the structure of cell. Some cell organelles are responsible for the excretory process. Some cell organelles are responsible for the transportation of food and energy. Some cell organelles are responsible for the storage of energy. हर सेल ऑर्गेनल का सेल की बॉडी में कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है. मैं इस वीडियो में आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं. एक बच्चा कहता है बातें तो 5 मिनट से उसी के बारे में किए जा रहे हो. ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको यह दिमाग में बिठाने में मदद करनी है कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में. एक यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके पास उसके काम करने के लिए ये सभी सेल ऑर्गेनल्स उसके पास मौजूद होते हैं. दिस इज द रीजन दैट वी डू नॉट स्टडी इन डिटेल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते, रैदर यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते जो कि आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जितनी भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हैं, जो बड़े साइज की बॉडीज है, अच्छी खासी दिख रही हैं, बहुत ज्यादा माइन्यूट साइज नहीं है, उन सब के पास अच्छे क्वालिटी ऑफ सेल्स हैं. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मुझे साफ साफ कह देना चाहिए, all those organisms are which are made up of large number of cells present inside their body are called as multicellular organelles or multicellular organisms. multicellular organisms की बॉडी में पाए जाने वाले ज्यादातर सेल्स, ज्यादातर नहीं सभी सेल्स गुड क्वालिटी सेल्स होते हैं, बेटर क्वालिटी सेल्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स. नॉट प्रोकैरियोटिक बट यूकैरियोटिक सेल्स. लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है. तो यूकैरियोटिक सेल के पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस है जो उसका काम काज करने में, उसके काम काज को संभालने में उसकी सबसे ज्यादा मदद करता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो न्यूक्लियस नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल के पास उसके सभी काम करने के लिए उसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो सब चीजें नहीं होती. सो हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, बट वी डेफिनेटली स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक सेल, यानी आपके शरीर में, मेरे शरीर में, प्लांट्स की बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं, दे ऑल आर यूकैरियोटिक सेल. बट अगेन all eukaryotic cells are not of the same type. The cells which are present in the body of animals and the cells which are present in the body of plants have some slight differences. मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्लांट्स की बॉडी में भी यूकैरियोटिक सेल है, हमारे पास भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्लांट के यूकैरियोटिक सेल और एनिमल के यूकैरियोटिक सेल में कुछ फर्क है. तो अब मैं यूकैरियोटिक सेल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मतलब मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, rather मैं बोलूंगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल. व्हाट इज अ प्लांट सेल? Plant cells are those cells which are present in the body of plants and help in carrying out the various activities of the entire structure of plant. Whereas animal cells are those cells which are present in the body of animals, यानी आपके शरीर में, मेरे शरीर में, and help in carrying out the various activities of the body of the animal. एक बच्चा कहता है ठीक है, प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाले सेल को आपने प्लांट सेल कह दिया, एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले सेल को आपने एनिमल सेल कह दिया, क्या फर्क है? ठीक है, उसको आपने प्लांट सेल का नाम दे दिया क्योंकि वो प्लांट की बॉडी में है, इसको आपने एनिमल का नाम दे दिया क्योंकि वो एनिमल की बॉडी में. क्या फर्क है? बस यही तो फर्क है कि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो मौजूद है. नहीं, छोटा छोटा और भी फर्क है. वो छोटा छोटा और क्या फर्क है वो आपको जल्दी पता चलेगा जब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन अ एनिमल सेल की. तो एक बच्चा कहता है करो ना, फिर कर क्यों नहीं रहे गए? यार इससे पहले कि मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस बताऊं, पहले मैं आपको सेल के बारे में जो डिटेल्ड ज्ञान देना चाहता हूं वो तो दे दूं. तो चलिए मैं आपको सेल के स्ट्रक्चर का डिटेल ज्ञान देता हूं. शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है
डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, इस टॉपिक को कहते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। मतलब डिफरेंस तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल को अगर आपको समझना है या डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल को हमें जानना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमारे पास जानने के लिए इतनी सूचना है कि शायद दिन क्या महीने कम पड़ जाएंगे। मतलब बायोलॉजी बहुत वास्ट है, लेकिन we cannot study the entire biology in just one class. The topics that I am teaching you today are primarily from the point of view that I am teaching it to 9th class के students. यही टॉपिक अगर मैं 11th क्लास के स्टूडेंट को या 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता तो शायद जो बातें मैं आज बोलने जा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा बोलता। सो आप कभी भी मत सोचिएगा बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों कि जितना ज्ञान आपको एक बार टीचर ने दे दिया वो सफिशिएंट है। बायोलॉजी का ज्ञान कभी सफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजी बहुत वास्ट है। इसलिए आपको पहले भी मैंने ये बात कही थी दैट टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी यू नीड टू डेवलप योर थिंकिंग, एंड देन बाय अंडरस्टैंडिंग एंड बाय डेवलपिंग योर थिंकिंग यू नीड टू इमेजिन थिंग्स, एंड द मोर यू आर एबल टू इमेजिन थिंग्स द बेटर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सवाल आता है सर ठीक है इमेजिन ही तो करना है, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है, तो इमेजिन कर लेते हैं। आप बताओ यूकैरियोटिक सेल में क्या इमेजिन करना है। इमेजिन मत करिए, कॉन्सेप्ट को सुनिए, फिर इमेजिन करिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है। यूकैरियोटिक सेल को जब माइक्रोस्कोप के अंदर या माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, सो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के पास 3 मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सेल क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैंने ये कोई सेल बना दिया, मान लीजिए ये कोई सेल है, मान लीजिए एक बच्चा कहते हैं तो एमीबा लग रहा है, हाँ एमीबा जैसा लग रहा है, बट अभी इसे सेल मानिए। हर सेल के पास उसकी सुरक्षा करने के लिए, हर सेल के पास उसकी सुरक्षा करने के लिए एक बाहरी परत होती है। हर सेल के पास उसकी सुरक्षा करने के लिए एक बाहरी परत होती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। यानी द 3 मेजर कंपोनेंट्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी typical eukaryotic cell are the 3 major components of any typical eukaryotic cell are। सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन और क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूं। मेम्ब्रेन का मतलब होता है परत। जैसे हम इंसानों की सुरक्षा करने के लिए भगवान ने हमें स्किन की परत दी है, और स्किन की भी सुरक्षा करने के लिए हम अपने शरीर पे कपड़े की परत चढ़ाते हैं। तो परत मतलब मेम्ब्रेन। आप मार्केट से एक बुक खरीद के लेकर आते हो तो उसके ऊपर आप एक सेलोफेन का कवर चढ़ाते हो, तो क्या बुक आप जब लेकर आए थे तो क्या बुक वालों ने आपको कवर बना के नहीं दिया है? दिया है, लेकिन आप उस कवर के ऊपर भी एक परत चढ़ाना चाहते हो जो उसकी सुरक्षा करती है। ठीक उसी प्रकार every cell, whether it is a plant cell or whether it is an animal cell, I repeat my sentence, every cell, whether it is a plant cell or an animal cell, has a protective outer covering, which is called as cell membrane or plasma membrane। एक बच्चा पता है क्या कहता है? कहता है सर अब समझ आया कि आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस पहले क्यों नहीं बताए। क्योंकि अगर आप पहले बोल देते कि सेल मेम्ब्रेन ये होती है, सेल मेम्ब्रेन वो होती है, बिना ये समझाए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो शायद हम उस समय नहीं समझ पाते। यही वजह है बच्चों कि पहले मैं आपको यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको उन कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा वो आपको समझने में काफी मदद करेगी कि क्या होता है प्लांट सेल, क्या होता है एनिमल सेल, and what are the major differences between a plant cell and an animal cell. Before we proceed and before we understand about it, you first try to focus what I am trying to explain. तो मेरी पहली बात मैंने आपको समझाई कि किसी भी सेल की सुरक्षा करने के लिए उसके बाहरी तरफ या उसके चारों तरफ उसकी एक परत होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक बच्चा कहता है
सर अगर मुझे पेपर में क्वेश्चन आया डिफाइन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? वेरी सिंपल, अ सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी डिफाइंड एज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर present around the cell which plays a very important role in protecting the cell from an external environment। यानी किसी भी सेल के पास पाए जाने वाली वो परत जो उसकी सुरक्षा करती है और उसे बाहर की दुनिया से अलग करती है। एक बच्चा कहता है अगर ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी परत है जो सेल को, इसे कहते हैं सेल की एक्सटीरियर दुनिया, इसे कहते हैं सेल की एक्सटीरियर दुनिया, ये सेल के बाहर की दुनिया और ये सेल के अंदर की दुनिया। अब ये सेल के अंदर की दुनिया यानी इंटीरियर दुनिया, और ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल ये हमने पतली सी यहाँ पे एक परत बना दी है, इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम क्लास 9th में नहीं सीखते, लेकिन क्लास 11th की बायोलॉजी या क्लास 12th की बायोलॉजी में आपको जरूर जानने को मिलेगा द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन क्लास 9th we just understand what is a plasma membrane, we just understand what is a cell membrane। the cell membrane plays a very important role in protecting the cell and separates it from the exterior दुनिया and interior दुनिया। एक बच्चा कहता है अगर ये मेम्ब्रेन बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया को अलग करने में मदद कर रही है तो बाहर की चीजें सेल के अंदर कैसे आएंगी और अंदर की चीजें बाहर कैसे जाएंगी? भाई क्या सेल को बहुत सारी चीजें बाहर से नहीं चाहिए? हमारी बॉडी में भी जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वो न्यूट्रिशन सेल में एंटर करता है कि नहीं करता है? यानी बाहर से चीजें अंदर आ रही होंगी और सेल के अंदर की चीजें बाहर आ रही होंगी। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या कोई बाहर की चीज सेल के अंदर आ रही है या कोई अंदर की चीज सेल के बाहर जा रही है, इसे समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। और इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर क्या है और आपको पता होना चाहिए कि सेल के बाहर क्या है। आओ समझते हैं कि सेल के अंदर क्या है। सेल के अंदर पाए जाने वाली दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, द लिक्विड एनवायरनमेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, द लिक्विड एनवायरनमेंट और लिक्विड सब्सटेंस, आई रिपीट माय सेंटेंस, liquid substance present inside the cell, the liquid environment or the liquid substance present inside the cell is called as cytoplasm। यानी सेल के अंदर एक पूरा का पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, सेल के अंदर एक पूरा का पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, एक पूरा का पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है जिसके अंदर सेल की सारी चीजें तैर रही हैं। जिस कमरे में आप बच्चों इस समय बैठे हो और जिस कमरे में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस कमरे में मेरे चारों तरफ क्या है? हवा। तो वो हमारा मीडियम है, इसे हम कहते हैं सेल के अंदर का मीडियम। और सेल के अंदर का जो मीडियम है उसका नेचर जो है वो लिक्विड नेचर है, यानी अंदर लिक्विड भरा हुआ है। और सेल के अंदर पाए जाने वाले इस पूरे लिक्विड को माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अलावा इस सेल को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पता चला कि सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन यानी एक ऐसी चीज है जो बहुत डार्क कलर की सेल के भीतर दिखाई देती है, एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डार्क कलर की सेल के अंदर दिखाई देती है। और सेल के अंदर दिखाई जाने वाली ये बहुत ज्यादा डार्क चीज जो भी है इसे एक नाम दिया गया और इसे कहा गया न्यूक्लियस। क्या कहा गया? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है और सेल मेम्ब्रेन क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है? तो सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि तीसरा कंपोनेंट ही न्यूक्लियस है। यानी हमें बातों बातों में पता चल गया कि एक यूकैरियोटिक सेल के पास पाए जाने वाली 3 मेजर चीजें होती हैं। सो आपको ये तो पता है कि व्हाट इज अ यूकैरियोटिक सेल, लेकिन व्हाट डज अ यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ? A typical eukaryotic cell consists of 3 major components. What are the 3 major components? The 3 major components of a typical eukaryotic cell are: first,
is the cell membrane, the second is the cytoplasm, and the third is the nucleus. Now let us understand and define each of them one by one. मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुका हूं. What is a cytoplasm? The cytoplasm is the liquid substance which consists of many organic and inorganic molecule. Organic and inorganic मतलब कि organic molecules वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कि सेल के काम आने वाली बहुत सारी चीजें सेल के एनवायरनमेंट में अगर कहीं मौजूद होती है तो इस लिक्विड मीडियम में मौजूद है. यहां पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं बेटा. एक सेल के पास अंदर के वातावरण में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. अब वो बहुत कुछ क्या है उसके बारे में हमने अभी जिक्र नहीं किया. बहुत कुछ यहां मौजूद है जो सेल के काम आता है, सेल की मदद करता है, सेल के फंक्शन परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्टेशन में, डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, मूवमेंट में, सर्कुलेशन में, हर चीज में वो सारी चीजें यहां मौजूद हैं. लेकिन जिस माहौल में वो मौजूद है या जिस मीडियम में वो मौजूद है उस मीडियम को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. अब सवाल आता है कि सर अगर सेल में आप कह रहे हो कि अंदर के माहौल में बहुत कुछ मौजूद है जो कि सेल के काम करने में सेल की मदद कर रहा है, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? जिस तरह से हम इंसानों में हमारी पूरी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने में ब्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है, ठीक उसी प्रकार सेल की बॉडी में होने वाले सभी फंक्शंस को ठीक तरीके से या सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का अगर किसी के पास राइट है तो वो है न्यूक्लियस के पास. और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक परत होती है जो न्यूक्लियस की सुरक्षा करती है, जो न्यूक्लियस की सुरक्षा करती है. और न्यूक्लियस की सुरक्षा करने वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बच्चा बोला न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस में मौजूद होता है जेनेटिक मटेरियल. अब एक बच्चा बोला है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका मैं एक बहुत छोटा सा आपको नाम देता हूं, आप समझ जाओगे. डीएनए. आप अच्छी तरह जानते हो कि डीएनए क्या चीज है. डीएनए हमारे बॉडी के सेल्स में पाए जाने वाला वो मॉलिक्यूल है जो कि हमारे माता पिता से हमारे शरीर में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन हमारे माता पिता के पास भी है, उनकी कॉपी हम में आई है, इसलिए हमारी शक्लें उनसे मैच करती हैं, लेकिन हम उनके जैसे हूबहू नहीं होते. हाउएवर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. बायोलॉजी की दुनिया बहुत वास्ट है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो होता है लॉज के अनुसार, कानून के अनुसार, कायदे के अनुसार, लेकिन सब कुछ वैसा हो ये जरूरी नहीं है. लेकिन फिलहाल सुनो, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो हमारे बच्चों को जन्म देने में काम आएंगे. हमारे पेरेंट्स के शरीर में जो सेल हैं उनसे हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे शरीर को बनाते समय या हमारे शरीर के डेवलपमेंट के दौरान जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन आई वो कहां से आई? हमारे पेरेंट्स से आई. तो हमारे पेरेंट्स के पास ऐसा क्या था जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ट्रांसफर हुई? हमारे पेरेंट्स के पास उनके बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस में था जेनेटिक मटेरियल. सो व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? Genetic material is that complex material which consists of all the information to be transferred from one generation to the next generation, and this genetic material is present inside the cell in the form of a complex molecule called as DNA. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ऊपर से बता रहा हूं, इतना काफी है. लेकिन मन में बहुत सवाल उठते हैं, बहुत सारे बच्चों के उठते हैं. बायोलॉजी पढ़ते समय सभी सवालों के जवाबों के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक साथ एक ही बात में नहीं बताई जा सकती. बायोलॉजी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग का खेल है, तब जाके आपको समझ आएगा कि कैसे इस सब्जेक्ट से होता आपके दिमाग का मेल है. अब सुनो, क्या बता दिया मैंने आपको? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले 3 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बताया. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बताया मैंने आपको, और साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी बताया मैंने आपको, और न्यूक्लियस क्या होता है ये बताया मैंने आपको. यहां तक कि ये भी बताया कि न्यूक्लियस इस पूरे सेल के अंदर होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. लेकिन जब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई, दैट दिस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल
इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इन द मूवमेंट ऑफ मेनी थिंग्स। एक बच्चा कहता है मेनी थिंग्स क्या? लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स, लाइक मिनरल्स, लाइक न्यूट्रिएंट्स, लाइक गैसेस और मेनी अदर थिंग्स जो सेल को लगता है कि उसके काम आ सकती है। यानी सेल के चारों तरफ जो ये परत है, ये परत सेल की मदद करती है अंदर की चीजों को बाहर भेजने में और बाहर की चीजों को अंदर लाने में। मतलब एक बच्चा बोला क्यों भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या इतनी स्मार्ट है? यस, the plasma membrane or the cell membrane of the cell is a very essential membrane that plays a very important role in selecting that what should enter inside the cell। अगर ऐसा होता ना तो दुनिया भर के माइक्रोब्स और दुनिया भर के जर्म्स हमारे शरीर में रोज एंटर कर रहे होते। हमारे शरीर में रोज बीमारियां इसलिए एंटर नहीं करती क्योंकि हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के सेल्स कि मेम्ब्रेन लगातार उन बीमारियों से, उन जर्म से लड़ती है, लगातार उनको रोकती है। वरना तो हम लोग रोज किसी ना किसी पॉइजनस सब्सटेंस या किसी भी जर्म्स की एंट्री हमारे शरीर में आसानी से हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर के सेल्स की जो बाहरी परत है वो लगातार अपनी सुरक्षा करती है, तो हमारी सुरक्षा हो पाती है। दिस मीन्स दैट द मेम्ब्रेन विच इज सराउंडिंग द सेल इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब कि ये मेम्ब्रेन को पता है कि किस चीज को बाहर से अंदर जाने देना है और किस चीज को अंदर से बाहर भेजना है और किस चीज को नहीं आने देना है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बीमारी से हम हमेशा बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के सेल्स में एंटर कर जाती है थ्रू वेरियस अदर थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू एंटर। पानी के थ्रू एंटर कर सकती है, मॉलिक्यूल्स के थ्रू एंटर कर सकती है, गैसेस के थ्रू एंटर कर सकती है। इन शॉर्ट हमें क्या समझना है? हमें आज ये जानना है कि व्हाट आर द टू मेजर वेज। हाँ बिल्कुल सही, दो ऐसे मेन तरीके जिनसे सेल के अंदर के सामान की मूवमेंट सेल के बाहर हो सकती है और उसी प्रोसेस से सेल के बाहर की मूवमेंट सेल के अंदर हो सकती है। सो लेट मी टेल यू, for the movement or for the transportation of various substances from outside the cell to inside the cell and from inside the cell to outside the cell, the two major processes are called as diffusion and osmosis। आपने ये दो शब्द हो सकता है कि पहले भी सुने हो, बचपन में तो जरूर सुने होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बायोलॉजी की भाषा में समझना बहुत जरूरी है कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक शुरू हो चुका है, ये स्ट्रक्चर अगर मैं यहां बने रहने दूं और यहां पे जगह बनाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा टॉपिक क्या शुरू हो चुका है। तो हमारा टॉपिक शुरू हो चुका है मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। या सिंपल शब्दों में मैं यहां पे लिख सकता हूं, सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं मैं, मूवमेंट ऑफ आयंस, movement of water, movement of gases and other molecules takes place from outside to inside and from inside to outside across the membrane called as cell membrane, across the membrane called as cell membrane, or we can say called as plasma membrane। और ये चीज मैं लिखना चाहूंगा by a process called as दो प्रोसेस है। पहला, या तो मूवमेंट होगी डिफ्यूजन के थ्रू और या मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। या तो मूवमेंट होगी डिफ्यूजन के थ्रू या मूवमेंट होगी ऑस्मोसिस के थ्रू। एक बच्चा बोला और इनफैक्ट पूछा कि सर ये तो बता दो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9 के बच्चों, समझो और जानो इस चीज को ना। मैं आपको एग्जांपल से दूंगा तो आप जल्दी समझोगे। एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट अस से कि हमारे पास एक पानी की बाल्टी है और उस पानी की बाल्टी में जाके आपने ब्लैक कलर की इंक डाल दी। जैसे ही आपने ब्लैक कलर की इंक डाली, व्हाट विल हैपन?
that ink will continuously spread from that point where its concentration is maximum to the entire बाल्टी जहां वो पहले थी नहीं। जिस पॉइंट पे आपने इंक की बूंद को डाला वहां वो सबसे ज्यादा है, अब वो कहां जाएगी? अब वो पूरी पानी की बाल्टी में जाएगी जहां वो थी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने अपने घर के एक कमरे में धूप बत्ती जला दी। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप नोटिस करोगे कि उस धूप बत्ती की खुशबू यानी कि उसकी स्मेल पूरे घर में धीरे धीरे फैलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां धूप बत्ती जल रही है। यानी द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, चाहे वो लिक्विड मॉलिक्यूल हो, चाहे वो गैसियस मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आप इंसानों के रूप में क्यों ना कह लो। एक एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन के डब्बे को जब स्टेशन पर रोकने का मौका मिलता है तो अचानक से सारी की सारी सवारी या ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स ट्रेन के उस डब्बे के अंदर से बाहर आते हैं। द मूवमेंट दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो कैन आई से that the movement of the particle is taking place from that ilaka where the particles are in higher concentration to the ilaka where the particles are in lesser concentration. This movement of the particles from the region of high concentration to the region of low concentration is called as diffusion. And diffusion is a very fast process. किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के बाहर पाए जाने वाली चीजें बाहर से अंदर तब आती है जब उनकी मात्रा बाहर ज्यादा होती है और अंदर कम होती है। सो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल कैन टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल एंड इवन फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल। Movement of molecule can take place from outside the cell to inside the cell and even from inside the cell to outside the cell by a process called as diffusion. एक बच्चा पता है क्या कहता है? कहता है मान गए कि बाहर वाली चीज अंदर आ जाएगी। हो सकता है अंदर वाली चीज बाहर आएगी, लेकिन सब तो नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें अंदर जाएंगी और सब चीजें बाहर आ जाएंगी। ऐसा होता तो सेल खाली हो जाता। बिल्कुल सही। यही वजह है कि कौन सा मॉलिक्यूल बाहर से अंदर आएगा, कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर ही रहेगा, कौन सा सब्सटेंस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, ये सब का डिसीजन कौन लेता है? सेल मेम्ब्रेन। सो द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलेक्टिंग that what material should come inside and what material should go outside. This property or this function of plasma membrane by which it decides that what material should be allowed to enter or exit inside or outside the cell is called as selective permeability. बहुत अच्छा आपने सुना। permeability वर्ड आया परमिशन से। परमिशन का मतलब होता है इजाजत, तो परमिएबिलिटी मतलब इजाजत मिलना, लेकिन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मतलब सेलेक्टेड इजाजत मिलना। फॉर एग्जांपल मेरे सामने 4 बच्चे हैं और मुझे उनमें से कुछ को अपने साथ लेके जाना है, सबको नहीं लेके जाना, यानी इजाजत सबको नहीं मिलेगी, कुछ को मिलेगी। अब सवाल आता है सर कुछ भी किसको? जिसे मैं चुनूंगा, यानी चुनिंदा इजाजत। इजाजत तो है भाई आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, लेकिन आप में से कुछ जा सकते हैं। उन्होंने पूछा कौन? वो मैं चुनूंगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर मैं किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करके अपने साथ लेके जाता हूं तो मैंने उसे मेरे साथ चलने की इजाजत दी केवल उसे चुनकर, तो इसे कहते हैं सिलेक्शन। ठीक उसी प्रकार एक सेल के बाहर पाए जाने वाली परत सेल के बाहर से आने वाली चीजों को अंदर जाने की या सेल के अंदर वाली चीजों को बाहर जाने की इजाजत जो देती है उसे कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। और यही वजह है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सवाल आता है सर फिर क्वेश्चन कैसा आता है? बिल्कुल सही। पहले मैंने आपको बताया डेफिनेशन पूछी जाती है, दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और वी कैन से क्वेश्चन ऐसा भी आता है व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट डू नॉट अलाउ द एंट्री और एग्जिट ऑफ एवरी सब्सटेंस।
rather it allows the entry or exit of some selected substances, which may be a gaseous molecule, which may be ions, which may be minerals, which may be proteins, or any other substance which may be useful for the cell, will only be selected and then allowed to either move from outside the cell to inside or from inside to outside the cell. Because not every substance is allowed, only few selected substances. That is why the plasma membrane or the cell membrane is called as selectively permeable membrane. लेकिन ये जो मूवमेंट हुई चीजों की सेल के बाहर से अंदर या सेल के अंदर से बाहर, वो किसके थ्रू हुई? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। एक बच्चा बोला लेकिन चीजों के बाहर से अंदर जाने में और अंदर से बाहर जाने में तो बीच में मेम्ब्रेन है। सो द डिफ्यूजन का प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू मेम्ब्रेन, वो डिफ्यूजन जो मेम्ब्रेन के थ्रू होता है उसे सिर्फ डिफ्यूजन नहीं कहते, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क बहुत छोटा सा फर्क है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क बहुत छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है? पहला, डिफ्यूजन के प्रोसेस में मूवमेंट ऑफ गैसेस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ आयंस हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस इज प्राइमरीली सीन इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जी हां, ऑस्मोसिस जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब लिक्विड एक्सचेंज हो रहा हो। गैसियस एक्सचेंज में ऑस्मोसिस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गैसियस एक्सचेंज में हमेशा डिफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक पहला फर्क ये। दूसरा फर्क कि डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इवन विदाउट मेम्ब्रेन। जब आप अपने घर में किसी कोने में अगरबत्ती जगाते हो तो क्या कोई परत है जिससे अगरबत्ती का धुआं दूसरे कमरों में फैलता है? नहीं। लेकिन ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, एक परत के थ्रू होती है। और जब यही मूवमेंट परत के थ्रू होती है तो इसे ऑस्मोसिस। यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कहने को बहुत बड़ा फर्क भी है और कहने को फर्क है भी नहीं। लेकिन एक चीज आपको पता चल गई कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क अगर कोई है तो वो है परत का फर्क। तो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो हम फिर से वही सेम बात अलग तरीके से बोल सकते हैं। द डिफ्यूजन is a movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration. However, the process of diffusion does not require any membrane. आपने घर के किसी कोने में जब धूप बत्ती जगाई थी तो क्या उसका धुआं किसी मेम्ब्रेन से होता हुआ गया था? डेफिनेटली नहीं। एक ट्रेन के डब्बे का जब दरवाजा खुलता है तो क्या पैसेंजर्स किसी मेम्ब्रेन से होते हुए बाहर आते हैं? बिल्कुल नहीं। बट मूवमेंट तो हो रही है। कहां से? फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन। कहां पे? टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है। पानी का हो सकता है, मिनरल्स का हो सकता है, गैसेस का हो सकता है। अरे हम इंसानों का भी डिफ्यूजन का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। लेकिन ऑस्मोसिस इज प्राइमरीली a typical process or a typical case of diffusion. Osmosis is a type of diffusion that requires a membrane to take place. तो ऑस्मोसिस को होने के लिए आपके पास एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सो डिफ्यूजन जब मेम्ब्रेन से होगा तो उसे सिर्फ डिफ्यूजन नहीं कहा जाएगा, उसे ऑस्मोसिस कहा जाएगा। और ऑस्मोसिस टिपिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है और ऑस्मोसिस को हम प्राइमरीली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही स्टडी करते हैं। अब सवाल आता है, सर ये ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड कैसे करें? देखो, डिफ्यूजन तो बहुत सिंपल है। किसी भी चीज का बाहर से अंदर आना, किसी भी चीज का अंदर से बाहर जाना, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी चीज कहां पे है ज्यादा। जो चीज जहां पे है ज्यादा वो वहां से जाएगी वहां जहां पे है वो कम, तभी होगा उसकी मूवमेंट में वहां जाने में दम। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज नॉट जस्ट movement. Osmosis can be in reverse direction also. We need to understand कि movement किस चीज की, movement किस चीज की। अब मैं आपको वही समझा रहा हूं कि movement किस चीज की। एक एग्जांपल देता हूं, विजुअलाइज करना। हमारे पास ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक परत है, एक मेम्ब्रेन।
यहां पे पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी बराबर, यहां भी पानी बराबर। एक बच्चा कहता है फिर तो कुछ होगा ही नहीं। होगा, होगा। आप देखो क्या होगा। इस पानी में नमक मिला हुआ है, तो व्हाट इज पानी? सॉल्वेंट। व्हाट इज नमक? सॉल्यूट। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मिला हुआ होता है या जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये पानी नमक वाला पानी है। और ये पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये नॉर्मल पानी है, लेकिन दोनों तरफ तो बराबर पानी है। सो व्हाट विल हैपन इफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, देन द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। मतलब अगर पानी यहां भी बराबर, पानी यहां भी बराबर, या नमक यहां ज्यादा, सो मूवमेंट ऑफ नमक विल टेक प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज टेकिंग प्लेस। एक बच्चा कहता है अगर मान लो यहां पानी कम होता और नमक ज्यादा होता, और यहां पानी ज्यादा होता और नमक कम होता, तो वापस से वही होता। नमक ज्यादा से कम में जाता, पानी ज्यादा से कम में जाता, तब तक वो जाता रहता जब तक सब बराबर ना हो जाता। This means that the movement takes place from the region of high concentration to the region of low concentration across a membrane, or we can simply say a semi-permeable membrane. I hope आपको ये समझ आया कि क्या होता है diffusion. I hope आपको ये समझ आया कि क्या होता है osmosis. अब आपको ये समझना है कि जिसे मैं diffusion कह रहा हूं और जिसे मैं osmosis कह रहा हूं, ये चीज हमारे इस चैप्टर के अंदर सेल के टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। ये चीज हमारे इस चैप्टर में सेल के टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी सेल को जब हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। जब डिफ्यूजन के प्रोसेस को और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया, तो हमारे सामने आते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर ऑब्जर्व्ड when a cell is kept, or when an animal cell, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एनिमल सेल के साथ किया गया, when an animal cell is kept in a solution of different concentration. So किसी भी एनिमल सेल को जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के वातावरण में रखा जाता है तो मूवमेंट कहां से क्या होती है, अंदर से बाहर क्या होती है और बाहर से अंदर क्या होती है और कैसे होती है, वो हमारा इस टॉपिक का अगला हिस्सा है, जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार मैं आपको यह बता देता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा दिया। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने शुरुआत करी यूकैरियोटिक सेल से, फिर मैंने बताया द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया, मैंने न्यूक्लियस का जिक्र किया, मैंने साइटोप्लाज्म का जिक्र किया, इनकी डेफिनेशन आपको बताई, इनके फंक्शन आपको बताए, एंड देन आई स्टार्टेड टिपिकली टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही बातें करने लगा कि कौन सी चीज बाहर से अंदर आएगी, कौन सी चीज अंदर से बाहर जाएगी, और बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आने के लिए या उसके पीछे जो प्रोसेस जिम्मेदार है उसका जिक्र किया कि क्या होता है डिफ्यूजन, क्या होता है ऑस्मोसिस। ये चीज मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में बताई है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में ये जानेंगे that what happens when a animal cell is kept in a medium of some different concentration, ज्यादा या कम। जी हाँ, यही हमारा अगला टॉपिक होगा, और उसे करते ही हमारा ये वाला जो टॉपिक चल रहा है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे एक और नया टॉपिक जिसे कहा जाएगा सेल ऑर्गेनल्स का टॉपिक। मैं अभी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, और इसी बीच में मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी डिटेल स्टडी करूंगा कि डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल कैसा है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल कैसा है। अभी तो सिर्फ 2 ही बातें पता चली। एक बच्चा कहता है कौन सी 2 बातें? पहली बात, एनिमल सेल आर फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट सेल आर फाउंड इन एनिमल्स। और दूसरी बात, एनिमल सेल्स की सुरक्षा करने के लिए उनके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल्स के पास भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एक छोटा सा फर्क पता है क्या है? प्लांट सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और बाहरी परत होती है जो उनकी सुरक्षा करती है और भी अच्छे से एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एक बच्चा कहता है मतलब आप ये कहना चाहते हो कि प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत है?
जी हां, उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके पास एक और परत होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। अभी नहीं जा रहे उसके डिटेल में, आगे जब बढ़ूंगा तो जरूर बताऊंगा, लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर यही समाप्त कराऊंगा। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर में दिए गए हर ज्ञान से आप सहमत हैं और आपको चीजें समझ आई तो माय डियर क्लास 9 के बच्चों, आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी साथियों और दोस्तों के साथ। बहुत जल्द लौट के आऊंगा, टॉपिक को पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।